नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हमारे विशेष कार्यक्रम नेशन टू नेशन में आप सभी का स्वागत है। नेशन टू नेशन, जहां सरहदों के पार पर हर हलचल पर रहती है हमारी पैनी नजर। आज हम आपको सीधे जोड़ेंगे दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खियों से। वो फैसले जो बदल रहे हैं वैश्विक समीकरण, और वो घटनाएं जिन्होंने पूरे हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मचाई है हलचल। खबर सिर्फ हेडलाइन ही नहीं होगी, हर पहलू, हर रणनीति, हर असर, ग्राउंड जीरो के हालात, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया, वो भी तथ्यों के साथ, विश्लेषण के साथ और सबसे सटीक दृष्टिकोण के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप 3 अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। और जिन 3 बड़ी खबरों की हम बात करेंगे, उसमें सबसे पहले बात होगी अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधि वार्ता के लिए पाकिस्तान पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। इस बीच शांति दूत बने पाकिस्तान की पोल कैसे पूरी दुनिया के सामने खुली, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे लेबनान की भी, जहां पर इजराइल का कहर बरस रहा है। ईरान में सीज फायर के बाद इजराइल अब हिजबुल्लाह पर पूरी ताकत के साथ हमला कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान बचाव में उतर आया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इससे शांति वार्ता की राह में मुश्किलें आएंगी, ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। और साथ ही बात होगी नासा के आर्टेमिस 2 मिशन की भी, जो 10 दिन के बाद अपने घर वापस आ गया है। ये पल पूरी मानवता के लिए बेहद खास थे। 50 साल से भी ज्यादा समय के बाद इंसान चांद के इतने करीब पहुंचा है। हालांकि उन्होंने चांद पर लैंडिंग नहीं की, लेकिन स्पेसक्राफ्ट धरती से 4 लाख किलोमीटर से ज्यादा दूर गया, और ये दूरी अपोलो 13 मिशन द्वारा तय की गई दूरी से भी करीब 6606 किलोमीटर ज्यादा है। विस्तार से बताएंगे ये इसकी पूरी खबर। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले शांति वार्ता पर उठ रहे सवाल की। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। आज पाकिस्तान भी ऐसा ही जश्न मना रहा है। ईरान और अमेरिका सीज फायर के बाद इस्लामाबाद में मिल रहे हैं, और पाकिस्तान पूरी दुनिया में इसे अपनी बड़ी सफलता बता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वार्ता समाधान लाएगी, या फिर युद्ध पहले से और भी ज्यादा भीषण होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान अब भी लेबनान पर हमले रोकने की बात पर अड़ा है, और इजराइल ने साफ किया है कि सीज फायर ईरान में हुआ है, इसलिए हमले नहीं रुकेंगे। इसके अलावा अमेरिका और ईरान ने ऐसी शर्तें रखी हैं जिस पर किसी का भी सहमत होना आसान नहीं है। यानी ये वार्ता अब भी सवालों के घेरे में है। और अब बात जरा कर लेते हैं पाकिस्तान की। लेकिन कहते हैं ना कि सच को ज्यादा समय तक छिपाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही हुआ है। एक तरफ ईरान का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंच चुका है, तो अमेरिका से भी जेडी वैंस के नेतृत्व में वार्ताकार पाकिस्तान में मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान प्रधानमंत्री का एक ट्वीट, यानी कि एक्स का एक पोस्ट वायरल हो गया है। पाकिस्तान ने युद्ध रुकवाने का श्रेय तो ले लिया, लेकिन इस बीच उसकी भारी बेइज्जती भी हो गई। दरअसल मिडिल ईस्ट जंग के सीज फायर का ऐलान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट करके किया, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हो गया कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का वो संदेश नए विवाद में घिर गया। जिस पोस्ट में उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान को खत्म करने वाली अपनी धमकियों को रोकने की अपील की थी, उसको लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने दावा किया कि इस अपील की शुरुआती ड्राफ्ट जो था वो पाकिस्तान के बाहर किसी और ने तैयार किया था। यानी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का यह संदेश कहीं और से आया था। सीधे शब्दों में कहें तो इस मामले में पाकिस्तान बस कठपुतली है, जिसकी डोर कहीं और किसी और के हाथ में है। ऐसे में ईरान और अमेरिका इस्लामाबाद में बैठकर शांति वार्ता की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वार्ता की मेज पर दोनों देशों ने पहले ही शर्त रख दी है, जिससे किसी समाधान तक पहुंचना मुश्किल लग रहा है। अमेरिका चाहता है कि परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाई जाए, यूरेनियम संवर्धन सीमित हो, और परमाणु हथियार बनाने की दिशा में कोई कदम न उठाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण को पूरी पहुंच दे। तो ईरान की मांग है कि इस पर से सभी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाया जाए। अमेरिका क्षेत्रीय सुरक्षा गारंटी चाहता है, यानी इराक, सीरिया, यमन जैसे इलाकों में ईरान
आक्रामक नीति कम करे और अपने प्रॉक्सी गुटों को हथियार न दें, तो ईरान ने मध्य पूर्व से अमेरिकी सेना की वापसी और युद्ध के दौरान हुए नुकसान के लिए हर्जाने की मांग की है। अमेरिका हॉर्मुज जलमार्ग को पूरी तरह से खोलना चाहता है, तो ईरान हॉर्मुज जलमार्ग पर अपना नियंत्रण चाहता है। यहां तक कि इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से वो टैक्स भी वसूलना चाहता है। अमेरिका ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम को भी सीमित करना चाहता है, तो ईरान लेबनान में युद्ध विराम की मांग कर रहा है। ऐसे में शांति वार्ता कैसे संभव होगी जब अपनी अपनी शर्तें सामने रखी गई हैं और इन शर्तों पर एक दूसरे का सहमत हो जाना यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो सवाल यहां पर सीधे शांति वार्ता पर उठ रहे हैं और वार्ता से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ किया है कि ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार रखने की मंजूरी नहीं देगी। No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99% of us. You don't need a backup plan. We have the military is defeated. Their military is gone. They have, you know, we've degraded just about everything. They have very few missiles. They have very little manufacturing capability. We've hit them hard. Our military is amazing, the job they've done. और इस बीच शांति वार्ता के लिए दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंच चुका है। अमेरिका प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जो है वो उपराष्ट्रपति जेडी वैंस कर रहे हैं, तो ईरान की अगुवाई संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ कर रहे हैं। जेडी वैंस का स्वागत खुद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने किया। दोनों ही देश अपनी अपनी मांग पहले ही रख चुके हैं। ऐसे में देखना यह है कि वार्ता की मेज पर कौन कितना पीछे हटता है। यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर वार्ता विफल हुई तो ईरान पर फिर से हमले होंगे। और इससे पहले वार्ता के लिए रवाना होने से पहले उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा कि हम खुले मन से बात करने जा रहे हैं, लेकिन अगर ईरान कोई चाल चलने की कोशिश करेगा तो उसे सफलता नहीं मिलेगी। Look, we're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll, of course, see. As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. तो जेडी वैंस को आपने सुना और आइए अब आपको बताते हैं कि जिस बैठक पर पूरी दुनिया की नजरें हैं उसके एजेंडे में आखिर क्या क्या महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर बातचीत हो सकती है। ये बैठक के प्रमुख एजेंडे में से एक है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक तरीके से अमेरिका उसको पूरा तरीके से खुलवाना चाहता है और ईरान अपना वर्चस्व स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चाहता है। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम पर भी इस बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच में चर्चा हो सकती है। तो ये कुछ बड़े मुद्दे हैं जिन पर सहमति बनती है या नहीं, इस पर नजरें टिकी हैं, लेकिन इतना आसान ये होगा नहीं। और इसके साथ साथ यदि जानकारों की माने तो जानकारों का ये मानना है कि किसी भी फैसले पर आना एक तरीके से मुश्किल है, लेकिन उम्मीद है कि वार्ता सकारात्मक रहेगी। The negotiations still ongoing. We have some serious people being put into the room by the U.S. Keeps us hopeful that everybody wants an off-ramp. The U.S. wants an off-ramp. That Iranian wants an off-ramp. That they will do what they can do. They will get the maximum leverage that they can. But we remain hopeful and positive that we will see some results out of this. Yeah. और इस बीच ब्रिटेन अगले सप्ताह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना किसी टोल के दोबारा जहाजों के लिए खोलने के मुद्दे पर अपने सहयोगी देशों के साथ महत्वपूर्ण बातचीत करने जा रहा है। इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को लेकर बढ़ते तनाव के बीच यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा है कि मेरी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत हुई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना जरूरी है। I had a discussion with President Trump and set out to him the views of the region here. These Gulf states are the neighbours of Iran, and therefore, if the ceasefire is to hold,
and we hope it will. It has to involve them. They have very strong views on the Strait of Hormuz. And we spent most of the time on the call talking about, but also looking at military capabilities and actually the logistics of actually moving vessels through the strait. So that was the focus of the discussion last night, reflection on what I've been discussing here, but also that focus on a practical plan in relation to navigation through the strait. एक तरफ ईरान और अमेरिका वार्ता की ओर बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ इजराइल ने लेबनान में अपने हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल ने लेबनान के नबातियह में शनिवार को एक रिहायशी इमारत पर हमला कर दिया। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और अब तक इजरायली हमलों में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह भी इजराइल पर पलटवार करते हुए हमले कर रहा है और इजराइल सीज फायर के बाद पूरी ताकत से हिजबुल्लाह पर निशाना साध रहा है। 8 अप्रैल को एक ही दिन में इजराइल ने लेबनान पर 10 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा हमले किए। इसमें बेरूत के घनी आबादी वाले इलाकों, दक्षिणी लेबनान और बेकाम घाटी को निशाना बनाया गया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर, हथियार डिपो, ब्रिज और रसद मार्गों को नष्ट कर दिया। कई पुल टूट गए जिससे दक्षिणी लेबनान में मदद पहुंचाना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। और ऐसे में दरअसल ये जो लेबनान में जिस तरीके से इजरायली हमले हो रहे हैं, उन हमलों में आपको बता दें कि अब तक कितना ज्यादा नुकसान हो चुका है। तो आपको बता दें कि इजरायली हमलों में 300 से अधिक लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और इसमें यह भी कोशिश की जा रही है कि लेबनान से सीधी बातचीत करने का प्रयास भी लगातार जारी है। हथियारों से लैस सबसे ताकतवर मिलिशिया, ये एक तरीके से जो पूरा स्ट्रेटेजिकली जो प्लान बना रहे हैं उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हिजबुल्लाह ईरान समर्थित विद्रोही समूह है और ये लगातार अपना विरोध दिखाते हुए लगातार वहां पर हमले करता रहा है। हथियारों से लैस सबसे ताकतवर मिलिशिया, ये इनकी खूबी है हिजबुल्लाह संगठन की और हिजबुल्लाह के कमजोर होने से ईरान का टूट सकता है क्षेत्रीय नेटवर्क। इसीलिए लगातार वहां पर जो है इजराइल हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह ईरान समर्थित एक विद्रोही समूह है। तो एक तरीके से बेशक अमेरिका और इजराइल के बीच का और ईरान का जो युद्ध है वो बेशक एक तरीके से यहां पर अभी सीज फायर की बात हो रही है, लेकिन हिजबुल्लाह पर हमले लगातार जारी है और इस बीच ईरान पूरी ताकत लगाकर हिजबुल्लाह पर हमले बंद कराने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि ईरान ने अमेरिका के साथ वार्ता शुरू करने से पहले इसकी मांग कर दी। ऐसे में सवाल यह है कि ईरान हिजबुल्लाह को बचाने के लिए इतना बेचैन क्यों है? हिजबुल्लाह ईरान समर्थित मिलिशिया है, जैसा कि हमने आपको बताया, हथियारों से लैस सबसे शक्तिशाली जो है वो संगठन है मिलिशिया और इजराइल के हमले जारी रहे तो हिजबुल्लाह कमजोर होगा, यह भी बड़ी बात है। और यह भी यहां पर समझने वाली बात है कि लेबनान में सीज फायर की मांग क्यों? मतलब आपको बता दें कि ईरान, लेबनान, यमन पर हमले रोकना ये यहां पर इनकी शर्त रखी गई है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ईरान समर्थित मिलिशिया है, जैसा कि ये जानकारी हमने आपको दी। लेकिन अब आप ये समझिए कि जब कोशिश की जा रही है सहमति बनाने की, लेकिन उस बीच हमले भी लगातार जारी हैं और इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि लेबनान में कोई सीज फायर नहीं है, इसलिए हमले जारी रहेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने यह भी ऐलान किया है कि इजरायल अब लेबनान की सरकार से सीधे बात करेगा। וביחס לחומר המועשר שעדיין נותר באיראן. כפי שאמרו היום בכירי ממשל טראמפ, החומר המועשר יצא כולו מאיראן. או שהוא יצא בהסכמה, או שהוא יצא בחידוש לחימה. ואנחנו רואים עין בעין בנושא הזה. עכשיו אני עמדתי על כך שהפסקת האש הזמנית עם איראן לא תכלול את חיזבאללה. ואנחנו ממשיכים להכות בו בעוצמה. वहीं जानकारों का मानना है कि सीज फायर पर वार्ता तो हो रही है, लेकिन सीज फायर का उल्लंघन भी हो रहा है। ईरान शांति वार्ता में ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की रणनीति के साथ उतर रहा है। In the last 48 hours, we have seen pretty serious violations of the ceasefire. We look at it as Iran going into the peace talks with maximum leverage. The more leverage that they can have, the more damage that they've done, the stronger is their negotiating hand. So in many ways, it's a playbook
that has been employed by the US president in the past. And what this shows is that it's an easy playbook to copy if you have the cards. तो ये तबाही कब रुकेगी, ये युद्ध पूर्ण रूप से इस पर विराम कब लगेगा, ये सवाल इस समय भविष्य के गर्त में है, लेकिन सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए नेशन टू नेशन। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता की मेजबानी कर रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के नेता खुलेआम इजराइल की तबाही की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ऐसा ही एक संदेश पोस्ट किया है एक्स पर, जिसके बाद इजराइल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जिसके कुछ ही देर बाद ख्वाजा आसिफ ने वो अपना एक्स का जो पोस्ट था वो डिलीट कर दिया, यानी कि हटा दिया। बड़बोले ख्वाजा आसिफ पहले भी ऐसा बयान देते आए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ये पोस्ट हटा दिया। मतलब सीधा है कि ये पोस्ट एक तरीके से उन पर भारी पड़ गया और जो उनका दाव था वो दाव उल्टा पड़ गया। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इजराइल बुरा है और इंसानियत के लिए श्राप है। इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही है, लेबनान में नरसंहार हो रहा है, इजराइल बेगुनाह नागरिकों को मार रहा है। पहले गाजा, फिर ईरान और अब लेबनान। खून खराबा लगातार जारी है। मैं उम्मीद और प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने फिलिस्तीनी धरती पर इस कैंसर जैसे राज्य का निर्माण किया है वो यूरोपीय यहूदियों से छुटकारा पाएं और उन्हें नर्क में ले जाएं। तो ये पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ये पोस्ट किया था और ख्वाजा आसिफ के इस पोस्ट पर इजराइल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि हम इजराइल के विनाश की बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का इजराइल को खत्म करने का आह्वान बहुत बुरा है। यह ऐसा बयान नहीं है जिसे किसी भी सरकार से बर्दाश्त किया जा सके, खासकर उस सरकार से जो शांति के लिए न्यूट्रल ऑर्बिटर होने का दावा करती है। ये बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री, उन्होंने पलटवार किया और ख्वाजा आसिफ अकेले नहीं है। पाकिस्तान में बड़बोड़े नेताओं की लंबी फौज है, जिनमें एक अब्दुल बासित भी हैं। कुछ दिन पहले अब्दुल बासित ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा था कि अगर अमेरिका या इजराइल पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तान को बिना सोचे समझे भारत पर हमला कर देना चाहिए। बासित ने कहा कि ऐसे हालात में भारत सबसे आसान रास्ता हो सकता है। पाकिस्तान को मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों को निशाना बनाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये अब्दुल बासित का एक तरीके से बगैर सोचे समझे दिया गया बेबुनियाद सा जो बयान है। मतलब जो युद्ध है वो किसी दूसरे देश के बीच में चल रहा है और पाकिस्तान जो है वो उसमें भारत पर हमले की बात कर रहा है, तो ये समझ से परे। बहरहाल बात करते हैं अगली खबर की और आइए बात आर्टेमिस मिशन की। नासा का आर्टेमिस मिशन 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ चंद्रमा की दहलीज को छूकर धरती पर वापस लौट आया है। सुबह 5:37 पर ओरियन कैप्सूल अमेरिका के सैन डिएगो के तट के पास प्रशांत महासागर में स्प्लैश डाउन हुआ। यह मिशन 2 अप्रैल को लॉन्च हुआ था और 1972 के बाद यह पहली बार है जब इंसान चंद्रमा के इतने करीब पहुंचा है। आर्टेमिस 2 के अंतरिक्ष यात्रियों ने 6 अप्रैल को पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी तक यात्रा करके किसी भी इंसानी अंतरिक्ष मिशन का रिकॉर्ड तोड़ा था। उन्होंने चांद के अंधेरे हिस्से की फोटोग्राफी भी की थी और इस मिशन का जो उद्देश्य है वो स्पेसक्राफ्ट के लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जांच करना था। मिशन अभी चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरा, लेकिन भविष्य में चंद्रमा पर इंसानों के बसने का रास्ता यहां से आसान बनाएगा। इस लिहाज से ये मिशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि आर्टेमिस 2 मिशन कई मायनों में खास था। 10 दिनों के इस मिशन में कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए गए।
क्या क्या प्रयोग किए गए उसके बारे में जानकारी आपको देते हैं। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट से उड़ान और ओरियन अंतरिक्ष यान की मैनुअल ड्राइविंग, ये सबसे खास था। और दूसरा दिन जब हुआ तो उसमें पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चंद्रमा की ओर आगे बढ़ना और व्यायाम मशीन का परीक्षण भी इस दौरान किया गया। तीसरे दिन की यदि बात करें तो गुरुत्वाकर्षण के बिना काम करने का प्रशिक्षण और अंतरिक्ष में CPR का प्रदर्शन, ये वहां पर प्रयास किए गए। चौथा दिन जो था वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण था। पृथ्वी और चंद्रमा की तस्वीरें लेना और अंतरिक्ष यान की दिशा ठीक करना, ये प्रयास था। जबकि पांचवें दिन पृथ्वी का खिंचाव खत्म हो जाता है और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में वो प्रवेश कर गए और स्पेस सूट की एक तरीके से पूरी जांच पांचवें दिन की गई। छठे दिन की बात करें तो चंद्रमा की सतह से ठीक 6400 किलोमीटर ऊपर से गुजरा और नई जगहों से डेटा इकट्ठा किया उनके इस यान ने। और सातवें दिन चंद्रमा को अलविदा कह दिया और स्पेस स्टेशन में मौजूद सहकर्मियों से बात की। आठवें दिन सूर्य की खतरनाक किरणों से बचाव के लिए पानी के टैंक्स की एक रुकावट बनकर परीक्षण किया। ये परीक्षण भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। और 9वें दिन लैंडिंग के लिए जरूरी खास कपड़े पहने और अपना सामान पैक किया। जबकि 10वें दिन 26,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायुमंडल में प्रवेश किया और समुद्र में स्प्लैश डाउन, एक तरीके से बहुत ही सुरक्षित लैंडिंग हुई। और ये जो मिशन था अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मिशन था। नासा के फ्लाइट डायरेक्टर रिक हैंडफ्लिंग ने इस मौके पर कहा कि आज का दिन सभी के लिए शानदार था। What a truly spectacular day it was for NASA and all of our international partners. This crew has said time and again that they were going for all of humanity, and today we fulfilled that objective by completing their journey and returning them safely to Earth. I've got a few stats for those who are interested, courtesy of the Flight Dynamics Officer in Mission Control. Integrity and her crew of 4 astronauts flew 700,237 miles. We reached a peak velocity of 24,664 miles per hour. We hit our flight path angle target within 0.4%. We flew an entry range of 1,957 miles, and we landed within less than a mile of our target. What a tremendous day. और इस मिशन के दौरान CSA एस्ट्रोनॉट जेरेमी हैंसन और नासा के अंतरिक्ष यात्री रीड वाइसमैन ने अंतरिक्ष से अपना अनुभव पूरी दुनिया के साथ बांटा। First and foremost, we all wanted to give a shout out to our families first, because we are pretty far from Earth and we have not gotten to say hi to them yet. But there was a moment about an hour ago where Mission Control Houston reoriented our spacecraft as the sun was setting behind the Earth. And I don't know what we all expected to see in that moment, but you could see the entire globe from pole to pole. You could see Africa, Europe, and if you looked really close, you could see the northern lights. It was the most spectacular moment, and it paused all 4 of us in our tracks. और इस पूरे मिशन में सबसे महत्वपूर्ण वो क्षण था जब आर्टेमिस वापस धरती के गुरुत्वाकर्षण में पहुंचा था। धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते समय ओरियन स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार 40,000 से 42,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लौटने वाले यानों की तुलना में बहुत ज्यादा है। अधिक रफ्तार और गुरुत्वाकर्षण के कारण पैदा होने वाले भारी दबाव और गर्मी को सहने के लिए इस यान को खास तौर पर मजबूत बनाया गया था। यान जब करीब 22,000 फीट की ऊंचाई पर था तो ड्रोग पैराशूट खुले और पैराशूट ने समुद्र में गिरने से पहले ओरियन की रफ्तार कम की और उसे स्थिर बनाया। करीब 6,000 फीट की ऊंचाई पर छोटे पैराशूट अलग अलग हो गए और 3 मुख्य पैराशूट खुले। इससे ओरियन की रफ्तार घटकर 218 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम हो गई और रफ्तार धीमी होकर सिर्फ 51 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई और ओरियन सैन डिएगो के तट के पास प्रशांत महासागर में सुरक्षित उतर गया। 11.17 लाख किलोमीटर की लंबी यात्रा इस तरह से पूरी हो गई। और नासा के फ्लाइट डायरेक्टर रिक हैंडफ्लिंग ने कहा कि ब्लैकआउट काफी मुश्किल समय होता है, लेकिन हमने जैसा सोचा था सब कुछ वैसा ही हुआ।
You know, blackout, there's really no beating around the bush with that. You know, it's a difficult time because the flight control team wants to see data. We want to look at the data. We want to be able to provide input to the flight crew on how to fly their spaceship. And when we don't have data, we're trying to figure out what to do with ourselves. But we knew when blackout was going to start. It started when we expected. We knew when it was going to end. It ended when we expected. And so that gave us the trust that the spaceship was flying itself correctly. तो आर्टेमिस 2 मिशन की इस रोमांचक कहानी के साथ ही नेशन टू नेशन में आज के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।